भारत के नए उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा अभी हो गई है। भारत सरकार में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए, उनके तरफ से। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति की घोषणा हो गई है क्योंकि जिनके नाम की घोषणा हुई है वही उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। 400 वोट से एनडीए आगे है और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं किसी भी प्रकार का क्रॉस वोटिंग हो, इधर हो उधर हो, फिर भी एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वही उपराष्ट्रपति चुन करके आएंगे। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। लेकिन माननीय धनखड़ साहब ने एक विशेष दरवाजा बंद कर दिया। अपना नहीं, अपने दरवाजे को तो उन्होंने जो बंद किया, उस पर जो उनकी चुप्पी है, लोग इंतजार कर रहे थे कि संभवतः 18-19 तारीख के बाद उनकी चुप्पी टूटेगी। 19 तारीख भी अब खत्म होने वाला है, बल्कि खत्म हो ही गया है। आप शाम के वक्त में हैं, आप 3 बजे के बाद आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो 19 अगस्त का भी वक्त लगभग खत्म हो चुका है और अभी तक माननीय धनखड़ साहब की कोई चुप्पी टूटी नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, और किसके दरवाजे बंद कर दिए? क्या सिर्फ अपने या अन्य लोगों के भी दरवाजे बंद कर दिए? आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। न सिर्फ उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हैं और चुप्पी साधी हुई है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, जिनके ऊपर की भारतीय जनता पार्टी को भरोसा करना पड़ता था। कई बार तो मजबूरी होती थी और कई बार लोग आस्था दिखाते थे, श्रद्धा दिखाते थे बीजेपी के आइडियोलॉजी में, पार्टी के विचारधारा में। तो पार्टी को लगता था कि ये हमारे अपने हैं, और ये कह करके वो उनके अपने हो भी जाते थे। मुझे याद है कि मैंने एक दफा ये सवाल देश के बड़े विद्वान और वर्तमान में 2 राज्यों के, एक राज्य के तो गवर्नर रहे वो केरल के, आजकल वो बिहार के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान साहब। मेरी बहुत अच्छी पटती है उनसे, उन्हें मैं बहुत बड़ा स्कॉलर मानता हूं, और खासतौर से इस्लामिक टेक्स्ट बुक के तो स्कॉलर हैं ही, वो सनातनी टेक्स्ट बुक के भी स्कॉलर हैं। सनातनी धर्म ग्रंथों, टेक्स्ट बुक कहना ठीक नहीं होगा, सनातनी धर्म ग्रंथों के साथ साथ इस्लामिक धर्म ग्रंथों के भी बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा कि आपका नाम राष्ट्रपति के लिए चल सकता है? उन्होंने कहा हां, चल सकता है, लेकिन शायद कुछ दुविधा होगी और मैं उस दुविधा में पार्टी को नहीं डालना चाहता। तो मैंने कहा क्यों, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी का प्रेरोगेटिव है, पार्टी इस पर विचार करे, पार्टी अगर कहेगी तो हम देखेंगे, लेकिन पार्टी अगर नहीं भी विचार करती है तो मैं पार्टी को अपने स्वार्थ के लिए दुविधा में नहीं देखना चाहता हूं, या मैं पार्टी के ऊपर कोई शंका नहीं रखूंगा। मैंने कहा कि आप इतना खुल करके बोलते हैं, आप बोल रहे हैं ये बात? बोला बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, मैं पार्टी पर कोई शंका नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा साहब? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं पार्टी में इतने वर्षों से हूं और मैंने एक प्रकार से अध्ययन के लिए अपने आप को अलग किया था, और अब मैं अध्ययन कर चुका हूं, और मुझे लगता है कि मुझे वैसे तो अध्ययन की कोई सीमा नहीं है, आप जीवन पर्यंत अध्ययन ही करते रहते हैं, लेकिन मैंने 10-12 वर्ष तक लगातार काफी अध्ययन किया है, और अब अगर पार्टी हमें कोई जिम्मेदारी सौंपेगी
तो हम उसको जरूर सौहर्ष स्वीकार करेंगे और अपने हिसाब से उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। तो मैंने लगे हाथ मैंने ये सवाल कर दिया कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पार्टी हमें नहीं बनाती है तो मैं पार्टी की आलोचना करने लगूं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी हमें छोटा से छोटा काम भी देगी तो भी मैं करूंगा, बड़ा काम देगी तो भी मैं करूंगा। मेरे नजर में कोई छोटा काम नहीं है और मेरे नजर में कोई छोटा पोस्ट नहीं है। तो जो भी मुझे पार्टी देगी मैं करूंगा। अब ये जो साफ गोई थी आरिफ मोहम्मद खान की, वो उस तरफ इशारा कर रही थी मित्रों, जब जब आप अलग आइडियोलॉजी से ट्रैवल करते हुए एक दूसरी आइडियोलॉजी में आते हैं और वहां आप रचते हैं, बसते हैं, परिपक्व होते हैं, नई विचारधारा में आप फ्लरिश होते हैं, तो बहुत सारी शंकाएं लोगों के जहन में रहती है, बहुत सारे उम्मीदें भी रहती हैं, शंकाएं भी रहती हैं। तो फिर उसी तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये जो शंका है और ये जो उम्मीदें हैं, ये दोनों को मैं साध करके चल रहा हूं। बहुत सारी जो उम्मीदें हैं पार्टी को हमसे, मैं उस पर उतरने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे मन में जो शंका है, पार्टी के मन में जो शंका है, हमारे समर्थकों के मन में जो शंका है, देश के आम लोगों के मन में जो शंका है, उन सबको साधने की जिम्मेदारी मेरी ही है। पार्टी की बाद में आती है, मेरी जिम्मेदारी पहले है। और जो उम्मीदें हैं सबकी, उनको भी साधने की जिम्मेदारी मेरी है। वो इशारा कर रहे थे कि देखिए, मैं कभी खुद कुछ पाने के लिए कहीं कुछ गया नहीं, कहीं किसी संगठन में मैं नहीं गया हूं। और उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 35 वर्ष मेरी आयु थी जब मैं राजीव गांधी की कैबिनेट को एक प्रकार से लात मार करके, छोड़ करके, इस्तीफा दे करके मैं बाहर हुआ था। और मुझे कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने समझाया कि आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, अभी आपकी बहुत लंबी यात्रा है राजनीति में, और आप इतने युवा होकर के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं, आप क्यों छोड़ रहे हैं इस पद को? भूल जाइए, राजनीति में यही सारी बातें होती हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान अपने उसूलों पर, अपने आदर्श विचारों पर और विचारधारा पर उन्होंने समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं, उन्होंने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया था आप सबको मालूम है। साहबानो केस को लेकर के अदालत ने फैसला किया था कि जो 70 वर्ष की बूढ़ी महिला है उनको गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, और उस आदेश को पार्लियामेंट ने उलट दिया। और वो क्लर्जी के कहने पे, मौलानाओं के कहने पे, कट्टरपंथियों के कहने पे राजीव गांधी कट्टरपंथियों के सामने समर्पण कर दिया। और उसमें बहुत सारे लोग थे कांग्रेसी जो अपीजमेंट, एक कट्टरपंथी विचार को समर्थन करने के लिए उन्होंने इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था और कहा कि हम उस पार्लियामेंट ने अलग कानून बना दिया और शरीयत की बात चली। इसी विचार पर आप एक मुस्लिम सांसद, एक मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर, मैं जब भी उनसे बात करता हूं तो वो कहते हैं कि मैं अपने को मुस्लिम